बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा छठवीं का हिंदी का पुस्तक मल्हार उसका तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहली बूंद। अब सबको पता है ये पुस्तक पिछले ही साल आया है, इसके पहले वसंत चलता था और अब मल्हार आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी ने आपके हिंदी के पुस्तक को और बाकी विषयों के पुस्तकों को बदल दिया है। तो देखते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर मल्हार का पहली बूंद, तीसरा चैप्टर जो आपके हिंदी पुस्तक मल्हार का ये तीसरा चैप्टर है। बच्चों, कवि इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि जब बरसात के मौसम में पहली बूंद बारिश होती है धरती पर तो कैसा महसूस होता है, इसके बारे में इस कविता में कवि ने बताया है। तो समझते हैं इस कविता को। आप लोग भी किताब निकाल के देखिए। पहले आप देख रहे हैं यहाँ कविता पहली बूंद, और स्टार्ट होता है यहाँ से कविता कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस यानी कि गर्मी का मौसम, वह प्रथम दिवस यानी कि पहला दिन जिस दिन बारिश होती है। बच्चों, जून के लास्ट तक हमारे बिहार में ऐसा माना जाता है कि मानसून आ जाता है। तो इस समय पहली बार जब बारिश होती है तो कैसा महसूस होता है, कभी यह बताना चाहते हैं कि पहली बूंद धरा पर आई। धरा का अर्थ हो गया धरती। जब पहली बूंद धरती पर आई तब क्या हुआ, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। बच्चे, कवि ये कहना चाहते हैं कि जब पहली बार बारिश हुई धरती पर तो छोटे छोटे पौधे धरती से निकल आए और नवजीवन की ले अंगड़ाई। और ये बच्चे आप सभी जानते हैं, विज्ञान ऐसा कहता है कि हमारे पेड़ पौधों में भी जीवन है। ठीक है, तो नवजीवन यानी कि नया जीवन उनमें जन्म देता है उन पौधों के रूप में, और वे पौधे पहली बूंद के बारिश से धरती से बाहर निकल आते हैं और वे एक नया जीवन उन्हें मिलता है। कविता आगे देखते हैं हम लोग। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकाश आकर। धरती के सूखे अधरों पर मतलब यह धरती भीषण गर्मी पड़ने से बच्चों सूख गई है, और उसके बाद से और गिरी बूंद अमृत से आकाश यानी कि बूंद, और ठीक है यहाँ पर अमृत से आकाश, अमृत का जैसा ये बूंद धरती पर गिर रहा है। यानी कि इस भीषण गर्मी में यह अमृत जैसा यह बारिश की बूंद लग रही है। तो यही कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि गिरी बूंद अमृत से आकर। इस भीषण गर्मी में जब सभी व्यक्ति, सभी जीव जंतु गर्मी से परेशान हैं, उस समय जब ये पहली बारिश आती है तो क्या होता है, अमृत के समान लगती है लोगों को। और तब वसुंधरा की रोमावली से हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा इस पूरे भारतवर्ष को कहा गया है, धरती को, कि रोमावली से हरी दूब पुलकी मुस्काई। यानी कि पूरा क्षेत्र, पूरा यह भारत देश वह हरा भरा हो जाता है और चारों तरफ पेड़, छोटे छोटे दूब, घास, पौधे सब यह निकल आते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है। आगे कविता देखते हैं हम लोग। कब, जब पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद बारिश की जब धरा पर आई तो धरा यानी धरती पर, तो क्या होता है कि पूरी धरती हरी भरी हो जाती है और दूब, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। आगे कविता देखते हैं हम लोग। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। बच्चों, कविता ध्यान से समझिए। आसमान में उड़ता सागर, बच्चे सागर का अर्थ होता है समुद्र। क्या वो आकाश में उड़ रहा है? नहीं। यहाँ आकाश में उड़ने वाले सागर का इंडिकेट किया गया है बादलों के रूप में। जो बादल हैं वह चारों तरफ आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि चारों तरफ फैल गए हैं। और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बच्चा, आप सबको पता है कि बारिश के मौसम में जब बादल छा जाते हैं तो बिजली भी चमकती है आकाश में, यानी कि बादलों में। तो लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, स्वर्णिम गोल्डन शब्द कह सकते हैं हम लोग,
कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब आसमान में चारों तरफ जब बादल छा गए हैं तो उन बादलों में बिजलियाँ भी चमक रही हैं और बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बच्चे, बादल कोई नगाड़ा नहीं बजाता, लेकिन जब बिजली चमकती है तो उससे एक आवाज़ आती है और इसी को कवि कह रहा है कि बजा नगाड़े जगा रहे हैं। किसको जगा रहे हैं? बादल जगा रहे हैं धरती की तरुणाई। तरुणाई का अर्थ होता है नया जीवन, उसके नए उमंग को ये बादल बिजली के चमक से और अपनी आवाज़ से धरती को नया एक जीवन दे रहे हैं और इसको जगा रहे हैं। फिर वही बात कवि कह रहे हैं कि पहली बूंद धरा पर आई। आगे कविता देखते हैं। आगे देखिएगा कविता, नीले नैनो सायह अंबर। बच्चे कविता आगे देखिएगा, नीले नैनो सायह अंबर काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इस पैराग्राफ का समझते हैं, दो लाइन। बच्चे कवि कह रहे हैं कि नीले नैनो सायह अंबर काली पुतली से ये जलधर। इस आकाश को, नीले आकाश को, अंबर का अर्थ होता है आकाश, यह नीला आकाश है। मान के चले कि यह नीला आकाश एक आँख के समान है, तो काली पुतली से ये जलधर, ये जो बादल है उसके काली पुतली के समान है। जो हमारा आँख के बीच का जो गोल राउंड है बच्चों, वो पुतली कहलाता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि इस आकाश, नीले आकाश को अगर हम आँख मान ले तो ये जो बादल है वह उसके पुतली के समान है। और करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। और ये आँख, पूरे आकाश को हमने आँख मान लिया है, बादलों को उसकी पुतली मान लिया है। और जो वर्षा की बूंदें हैं उसको कवि कहते हैं कि यह क्या है? अश्रु है उस आँख के। वह आँख क्या करती है? अपने वर्षा के रूप में अपने अश्रु को बहा देती है और धरती की चिर प्यास बुझाई। बच्चों, भीषण गर्मी से ये धरती प्यासी रहती है, इसके प्यास को वह बुझाने का प्रयास करता है। कौन? ये आँख रूपी आकाश और पुतली रूपी बादल। अब देखिए, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। बच्चों, धरती को बूढ़ी कह रहे हैं। क्या ये धरती हम लोग का बूढ़ा हो गया है? नहीं बच्चों, बूढ़ी कहने का अर्थ ये नहीं कि बूढ़ा हो गया है, अब इसकी मृत्यु आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। बच्चे, ये हमारी धरती है, बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, ठीक है, लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले की। तो बूढ़ी धरती इसीलिए कवि कह रहे हैं कि शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो धरती है, जो गर्मी से बिल्कुल मुरझा गई है, अब ये फिर से हरी भरी होने के लिए ललचा रही है। कब? जब पहली बूंद धरा पर आई। कविता खत्म होती है, पहली बूंद जब बारिश की धरती पर पड़ती है तो ये पूरा धरती फिर से हरी भरी हो जाती है और एक नया जीवन सबको मिलता है, पौधों को, फूल पत्तियों को, घासों को। और इस धरती के लोग भी जब गर्मी से परेशान रहते हैं बच्चों, तो जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत राहत देता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा बच्चों। तब इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। तो बच्चों, यही है इस पूरी कविता। ये मेरे ख्याल से ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। और बच्चों, अब इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है, हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे YouTube चैनल में। जल्द ही हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद बच्चों।